हेलो नमस्कार राधे राधे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है। अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। बेटा क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम, और यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से आज का जो टॉपिक है पहले चैप्टर से वो है बेटा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जा रहा है 2025 के लिए, क्योंकि यहाँ से बेटा ऑब्जेक्टिव नंबर आपके आने वाले हैं ग्रंथियों से और थ्योरेटिकल आपका आने वाला है पाचन तंत्र का सचित वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना कि मानव के पाचन तंत्र का सचित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आज हम इन सारी चीज़ों पर बेहतरीन ढंग से बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे तंत्र का मतलब क्या होता है। कई विशेष चीज़ों का जो समूह बनता है उसे हम तंत्र कहते हैं। ठीक है, जो कई विशेष चीज़ों का समूह होता है उसे हम तंत्र कहते हैं। जैसे हमारी हड्डियों का समूह मिलकर बनाता है एक तंत्र बनाता है, ऊतकों का समूह ऊतक तंत्र बनाता है ना। तो जैसे जब कई अलग अलग चीज़ें, जैसे अभी कंप्यूटर की बात की जाए तो वहाँ पर देखो CPU, माउस और ये अलग अलग सब चीज़ें मिलकर के क्या बना रही है, एक सिस्टम बना रही, एक तंत्र बना रही ना। तो वैसे जब कई विभिन्न चीज़ों का समूह होता है उसे हम तंत्र कहते हैं। अब वो किसका बन रहा है हम उसका तंत्र कहेंगे। जैसे अगर बात की जाए कि ये पाचन तंत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जो पाचन वाले अंग है, जो पाचक अंग है, जो पचाने में क्या करते हैं बेटा, सहायता प्रदान करते हैं। जो अंग पाचन में सहायता प्रदान करते हैं वो सारे के सारे जब आपस में मिलते हैं तो एक तंत्र बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि पाचन तंत्र होता क्या है। तो जो पाचन में अंग सहायता करते हैं, जो भोजन को पचाते हैं, वो सभी समस्त अंग आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, एक पाचन तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या होता है, पाचक अंग होते हैं, अलग अलग पाचक अंग होते हैं। अभी बात करेंगे जैसे कि मुख, गुहिका, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब क्या है, अंग है। किसके, पाचन के अंग है। जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, पाचन तंत्र बनाएंगे। क्योंकि अलग अलग अंगों का समूह या कई विशेष चीज़ों का समूह क्या बनाता है बेटा, तंत्र बनाता है। तंत्र का मतलब होता है जाल। कई विशेष चीज़ों को जो आपस में जुड़ी होती है उसे हम तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुख, गुहिका, ग्रसनी, अमाशय, ग्रासनाल, लार, यकृत, ग्रंथियाँ, ये सारी चीज़ें आपस में मिलती है तो क्या बनाती हैं, एक तंत्र बनाती है जिसे कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक, अब बात करते हैं परिभाषा की। सबसे छोटी सी परिभाषा हम लेकर के आए पाचन तंत्र की, कि जो भोज्य पदार्थों के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पाचन तंत्र होता है। भोज्य पदार्थ का मतलब क्या होता है, भोजन वाले पदार्थ। भोजन वाले पदार्थ का मतलब बेटा खाने वाले पदार्थ। भोज्य का मतलब क्या होता है, भोजन, और पदार्थ का मतलब जिसको हम खाते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए जो पदार्थ हम खा रहे हैं, ठीक, वो क्या है, हमारा भोज्य पदार्थ है। भोज्य पदार्थ में जैसे भोजन है तो क्या है, खाना ही तो है। भोजन क्या है, हमारा खाना है। फ्रूट्स खा रहे हैं, खाना है। ठीक, फास्ट फूड खा रहे हैं, खाना ही तो है। तो ये सब जो चीज़ें हैं सब भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, जिनको हम सेवन लेते हैं, खाना के रूप में जिनको हम खाते हैं। ठीक है, वो सब क्या होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं। अब भोज्य पदार्थों के टुकड़े क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना, बड़े बड़े बाइट होते हैं। हम लोग बड़े बड़े बाइट में भोजन करते हैं। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, पाचन है। वही क्या है, पाचन। मान लीजिए आपने दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ETC सब खा लिया है। ठीक, तो आपने ऐसा नहीं छोटे छोटे टुकड़ों में खाया नहीं। कोशिका आपकी छोटी सी होती है, उसमें उपस्थित जो है न्यूट्रिशन, वो जो भोज्य पदार्थ ले रहे हो उसमें उपस्थित न्यूट्रिशंस है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, प्रोटीन्स है, जल है, मिनरल्स है, ये सब चीज़ें कोशिका को चाहिए। अब पूरे खाने में ये सब उपस्थित है तो उसको आप निकालने की जो प्रक्रिया होती है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले भोजन को हमको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम पाचन करेंगे। पाचन क्या है, यही तो है, मैंने कहा ना कि भोज्य पदार्थों के बड़े टुकड़े को, जो बड़े टुकड़े हैं भोज्य पदार्थों के, उनमें उपस्थित न्यूट्रिशंस को बाहर निकालने के लिए उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। यानी जो भोजन है उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन्हीं पोषक तत्व को निकालने के लिए उस भोज्य पदार्थ को हम करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं वही क्या है बेटा, पाचन है। पाचन के द्वारा ही क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। यही प्रक्रिया पाचन कहलाती है। बात समझ में गई। यहाँ पर लिख भी दिया है कि भोज्य पदार्थों के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में ही तोड़ना पाचन होता है। सर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों तोड़ते हैं, तो मैंने कहा ना आपकी कोशिका बहुत छोटी होती है। कोशिका आपकी छोटी होती है। कोशिका को बेटा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, जल चाहिए, मिनरल चाहिए, ये सब चाहिए। ये कहाँ है, आपके भोजन में है, आपके भोज्य पदार्थ में ये सब है। अब कोशिका को चाहिए तो ऐसा तो है नहीं कि हमने एक रोटी तोड़ के कोशिका को पकड़ा दिया कि आप खा लो, आपको मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट, आपको मिल जाएगी वसा। ऐसा नहीं होता। हमने जो भोजन ग्रहण किया उसमें क्या है बेटा, जो भोज्य पदार्थ हमने ग्रहण किया उसी में क्या है, पोषक तत्व है। उन पोषक तत्व को निकालने के लिए एक प्रक्रिया होती है पाचन। पहले हम उस भोज्य पदार्थ के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब जब तोड़ते हैं तो उसमें से न्यूट्रिशन निकाल लेते हैं, अवशोषित करके कोशिका को दे देते हैं। ठीक, यही प्रक्रिया क्या है, पाचन है। तो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, न्यूट्रिशंस को बाहर निकालने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, बात समझ में, पाचन क्यों किया जाता है, ये भी बात समझ में आपको आ गई।
प्रक्रिया। कभी कभी पूछते हैं पाचन कैसी प्रक्रिया है, पाचन कैसी प्रक्रिया। तो बेटा पाचन एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी है? भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है ना। भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया का मतलब क्या है? जैसे हमने अपने हाथ से जो है एक दाल और चावल को मिक्स किया, ठीक, उसको उठाकर अपने मुंह में हम रख रहे हैं, तो मुंह में क्या हो रहा है? हमारा मुंह चल रहा है ना, वो भौतिक हो रहा है ना, मुंह हमारा भोजन को कुचल रहा है ना, काट रहा है, चबा रहा है। ये प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। लेकिन हमारे मुंह में जो है लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उन लार ग्रंथियों से लार निकल रही, उस भोजन में मिक्स हो रहे, तो लार में क्या है बेटा? एंजाइम है। और लार क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। तो एक तरफ हम भौतिक प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं? भोजन को अपने मुंह से चबा रहे हैं, और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है? उसमें लार मिल रही है। क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं पाचन क्या है? एक हमारी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। हालांकि ये जो है रासायनिक प्रक्रिया पूरी की पूरी रासायनिक प्रक्रिया ही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे अमाशय हो गया आपका, ठीक है बेटा, पित्रस हो गया, ठीक, पित्तनली हो गई, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, ये सब क्या है बेटा? इन सभी से बेटा क्या निकलती है? जो है आपकी पाचक एंजाइम निकलते हैं। तो अधिकतर भोजन को पचाने में एंजाइम का ही रोल है, इसलिए पूरा इसे हम रासायनिक प्रक्रिया भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो है ये जो है एक शब्द जोड़ देते हैं, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम हमारे भोजन को खाते समय अपने मुंह को बहुत चलाते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, ये प्रक्रिया भौतिक हो गई। अब जब मुंह में भोजन रख लिए, उसको चबा रहे हैं, तो उसमें रासायनिक पदार्थ के रूप में लार को मिला रहे हैं, तो ये रासायनिक प्रक्रिया हो गई, ठीक। तो यहाँ लिखा ये एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कि हमारे भोजन में किसका पाचन होता है, किसका पाचन नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इसका क्या होता है? पाचन होता है। जबकि जल, विटामिन, खनिज, लवण को सीधा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि इनका पाचन नहीं होता। अगर बात किए जल, विटामिन और खनिज लवण, ठीक है, ये किस फॉर्म में होता है बेटा? ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जल कैसा हमारा? लिक्विड फॉर्म में। विटामिन कैसे होंगे? लिक्विड फॉर्म में होंगे। खनिज लवण कैसे होंगे? लिक्विड फॉर्म में होंगे। तो इनका पाचन नहीं होता, इनको सीधे अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक। जबकि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब किसके रूप में होते हैं बेटा? तो ये जटिल पदार्थ के रूप में होते हैं। ये हमारे भोज्य पदार्थ में संग्रहित होते हैं, उसमें क्या होते हैं? भंडारित होते हैं। तो उसको निकालने के लिए, मान लीजिए रोटी हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, चावल यूज कर रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, दाल यूज कर रहे हैं उसमें प्रोटीन है। अब दाल में से प्रोटीन निकालने के लिए क्या करेंगे? उसको दाल को पचाएंगे, दाल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो उसमें से दाल से प्रोटीन निकाल लेंगे। जबकि क्या है हमारा? जल और विटामिन, खनिज, लवण इसके किसके फॉर्म में है बेटा? ये सब आपके लिक्विड के फॉर्म में और सरल रूप से ये व्यवस्थित होते, तो इनको आसानी से निकाल लिया जाता है। जबकि ये व्यवस्थित किस रूप में होते? जटिल रूप में व्यवस्थित होते, तो इनको आसानी से निकाला नहीं जाता है, ठीक है। तो इनको हम आराम से निकाल लेते हैं, अवशोषित कर लिया जाता है। अब बात करते हैं क्यों जरूरी है पाचन हमारे लिए, ना, कि पाचन ना होगा तो क्या होगा। तो बेटा अगर बात करें शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा के लिए भोज्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्व को अवशोषित करके ऊर्जा प्रदान किया जाता है। समझना मेरी बात को, इस लाइन को ध्यान से समझना बेटा। ये जो लाइन मैंने लिखी है यहाँ पर क्यों जरूरी है? देखो बेटा, हमको दिन भर चलना है, टहलना है, घूमना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़ें करना है। इन सारी चीज़ों करने के लिए क्या होगा? आपको ऊर्जा की आवश्यकता है ना। मैंने कहा ना, किसी भी जीवधारी के द्वारा अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है बेटा? भोजन से। ये बात तो सही, ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। क्या हम भोजन खा ले, हमारे अंदर पाचन ना हो? हम मान लीजिए भोजन खा लिया, हमारे अंदर पाचन ना हो, तब भी तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, तब भी हम लेटे रहेंगे। तो क्या है कि उस ऊर्जा हमें मिलती कैसे है? भोजन खाने से तो ऊर्जा नहीं मिल जाती ना। भोजन का जब पाचन होता है, भोजन में क्या होता है? भोजन है, भोज्य पदार्थ है, उसमें क्या पाया जाता है बेटा? उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व 5 प्रकार के होते हैं, ऑलरेडी बताया गया ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, दुनिया भर की चीज़ें मैंने आपको बता रखी थी वहाँ पर ना। अब बात करते हैं इन्हीं 4-5 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 4-5 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब इन आवश्यक पोषक तत्वों को कहाँ पर पाए जाएंगे? भोज्य पदार्थ पाए जाएंगे। अब उससे निकालने के लिए, उन्हीं भोज्य पदार्थ से पोषक तत्व को निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? पाचन करते हैं। जब पाचन करते हैं तो भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। जब तोड़ते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, जल, ये सब पाया जाता है, प्रोटीन। अब इसको हम निकाल कर किसको देते हैं? कोशिका को देते हैं। जब कोशिका को देते हैं तो कोशिका में क्या आती है? ऊर्जा आती है। जब ऊर्जा आती तो हमें ताकत मिलती है, तो हम अपना काम आसानी से करते हैं। तो शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा, मतलब जितनी भी ऊर्जा हमारे शरीर को चाहिए, उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, आवश्यक ऊर्जा के लिए भोज्य पदार्थों में उपस्थित, जो भोज्य पदार्थ करते हैं उसमें उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करके ऊर्जा प्रदान करना ही किसका कार्य है? किसका कार्य है बेटा? पाचन का कार्य। किसका है? पाचन का कार्य, ठीक है। अब बात करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता क्या है ना, कितने हिस्सों में हमारे शरीर में पाचन होता है? तो हमारे शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो 2 हिस्सों में होती है। कितने हिस्सों में होती है? 2 हिस्सों में होती है। अब अगर देखा जाए कि बहुत सारे बच्चों को इतना पढ़ाया जाता है पाचन तंत्र में, आहार नाल पूरे से पढ़ा दिया जाता है, अच्छे से आहार नाल बता दिया जाता है बच्चों को। और ये वाला जो डायग्राम बना हुआ बेटा पीछे, ये जो डायग्राम बना हुआ वो ये डायग्राम बना दिया जाता है, इसी के साथ में बेटा ये पढ़ा दिया जाता है। ए वाला हिस्सा मैंने जो लिखा है आहार नाल,
कहते हैं पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया। हालांकि ये पूर्णतया गलत है। पाचन तंत्र के कितने हिस्सों में होता है पाचन तंत्र बेटा? मुख्यतः 2 हिस्सों में होता है। एक होता है बेटा आहार नाल, एक होता है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल और पाचक ग्रंथियां मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करती है, जिस तंत्र को क्या कहते हैं बेटा? पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक, अगर कहते हैं पाचन तंत्र कितने हिस्सों में प्रक्रिया पूरा करता है अपनी, तो 2 हिस्सों में पूरा करता है। एक में बेटा आहार नाल और दूसरी में पाचक ग्रंथियां। अब आहार नाल के हिस्से हैं। आहार नाल का मतलब ये नहीं कि एक छोटी सी पाइप होगी, उसे हम आहार नाल कहेंगे। समझो नाल का मतलब क्या होता है? नाल का मतलब होता है एक पाइप, नलिका, है ना, नली। नाल का मतलब क्या होता है? एक नली। जैसे पाइपदार संरचना जो होती है, जो पाइप होती है हम देखते हैं ना हमारे घर में, वो पाइप क्या होती है? एक नली होती है। ठीक, वैसे ही क्या होती है? एक आहार नली होती है, आहार नली, जिसे हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। इसके बेटा अलग अलग हिस्से होते हैं। ठीक, पहला हिस्सा क्या कहता है बेटा? मुख गुहिका कहलाता है। जो आहार नल का पहला हिस्सा है वो मुख गुहिका कहलाता है। दूसरा हिस्सा आपका ग्रसनी कहलाता है। तीसरा हिस्सा ग्रास नली कहलाता है। चौथा अमाशय कहलाता है। पांचवा छोटी आंत और छठा बड़ी आंत, सातवां गुदा द्वार कहलाता है। ये हिस्सा है, ये मतलब मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा, ये सब मिलकर के एक कहते हैं किसका निर्माण करते हैं? आहार नाल का निर्माण करते हैं। ठीक, उसी तरह बेटा आपका जो पाचक ग्रंथियां हैं, पाचक ग्रंथियों में लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय, ये सब। यकृत क्या है? ग्रंथि है बेटा। कैसी ग्रंथि? पाचक ग्रंथि। अग्नाशय क्या है? पाचक ग्रंथि है। ठीक है, भोजन के पाचन में सहायक ग्रंथियों को हम बेटा क्या कहते हैं? पाचक ग्रंथियां कहते हैं। जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करती, एंजाइम को निकालती हैं। मतलब इन जो लार ग्रंथियां, यकृत ग्रंथियां, अग्नाशय ग्रंथियां, इनसे विशेष प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। सारे के नाम अभी हम लिखेंगे। ठीक है, ये सारे जो एंजाइम निकलते हैं भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो कहाँ से निकल रहे बेटा? इन ग्रंथियों से निकल रहे हैं। तो भोजन को पचाने में सहायक ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम को बेटा हम पाचक एंजाइम कहते हैं, और इन ग्रंथियों को हम पाचक ग्रंथियां कहते हैं। उसी प्रकार आहार नाल में क्या बेटा? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलकर के भोजन को पचाते हैं ना। तो अब बात करते हैं पाचन तंत्र के कितने हिस्से होते हैं? 2, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। तो आज हम बेटा आहार नाल और पाचक ग्रंथियां दोनों इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब बात करते हैं जो पहला हिस्सा था आहार नाल और दूसरा हिस्सा क्या था बेटा? पाचक ग्रंथियां। तो पहला हिस्सा हमारा आहार नाल है। अब आहार नाल के अंतर्गत हम अच्छे से पढ़ेंगे आहार नाल होती क्या है। तो आहार नाल कोई बेटा छोटी सी नलिका नहीं है। आहार का मतलब होता है भोजन, नलिका का मतलब नली। तो भोजन वाली जो नली है वही क्या है बेटा? आहार नली है। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन, है ना। जो भोजन वाली नली है वही क्या है? आहार नली है। अब बात करते हैं जो समस्त हमारा भोजन है, सारा भोजन, वो पूरा का पूरा भोजन किसमें पाचन होता है? वो पूरा का पूरा बेटा आहार नाल में ही पाचन होता है। आहार नाल की लंबाई अगर बात की जाए, मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी एक नलिका होती है ना। एक नलिका होती है, नली के आकार की होती, कितनी होती? 8 से 10 मीटर लंबी होती है। 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? समस्त भोज्य पदार्थ का पाचन आहार नाल में ही उसके विभिन्न भागों द्वारा होता है। तो आहार नाल के भाग अलग अलग हैं। ठीक है, एक ही आहार नाल है, उस आहार नाल के भाग जो है अलग अलग भाग अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अगर बात की जैसे ये, अब 1 मिनट आप डायग्राम देखिए बेटा। ये देखो, ये जो मुंह है ना, यहीं से बेटा आपका आहार नाल शुरू हो जाता है। आहार नाल ये देखो, ये आपका आ रहा है, ये ग्रसिका, श्वास नली के बाद ये जो अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब किसका हिस्सा है? ये आहार नाल का ही हिस्सा है। ये देखो पूरा यहाँ से लगा के यहाँ तक का जो सब फैला हुआ है, ये किसका हिस्सा? आहार नाल का हिस्सा ही है। ठीक है, तो कह सकते हैं ये 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है। ठीक है, और इसके जो आहार नाल के अलग अलग हिस्से के अलग अलग नाम है। बाकी आहार नाल ही पूरी एक नाल है और इसके अलग अलग भाग का जो है अलग अलग नाम है। जैसे इसी के एक भाग को हम छोटी आंत कहते हैं, इसी के एक भाग को हम बड़ी आंत कहते हैं ना, इसी के एक भाग को बेटा हम अमाशय कहते हैं। ठीक है, इसी को बेटा ग्रसिका कहते हैं। तो अब बात करते हैं आहार, जो सारा का सारा भोज्य पदार्थ है बेटा, भोजन, उसका पाचन इसी आहार नाल में होता है, कहीं अलग नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पहला भाग। आहार नाल का पहला भाग क्या कहलाता है बेटा? मुख गुहा, या इसे मुख गुहिका कहते हैं। ठीक, या इसे मुंह कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मुंह है, मुख गुहा, गुहा का मतलब बेटा खाली स्थान, मुंह के अंदर का जो खाली स्थान है वही क्या बेटा? मुख गुहा है। ठीक है, मुख गुहा में क्या क्या होता है? तो बात करें बेटा, दांत होते हैं और क्या होता है? जीभ होती है। ठीक है, मुख गुहा जो है मनुष्य का जो मुंह होता है, 2 ओंठों से, ये देखो 2 ओंठ है ना बेटा, इन 2 ओंठों के बीच 2 ओंठों से घिरा हुआ जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। 2 ओंठों के बीच में जो घिरा हुआ है रिक्त स्थान, उसे बेटा हम मुंह कहते हैं। 2 ओंठ हो गए, इसके बीच में खाली स्थान है ना, किससे घिरा हुआ? ओंठों से घिरा हुआ, तो क्या कहेंगे बेटा? इसे हम मुंह कहेंगे। मुंह में क्या होता है बेटा? जीभ होते हैं और दांत होते हैं ना, और इसी यहाँ पर बेटा लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक, साइड में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो है मुख गुहा होता है, मुख
मुख गुहा 2 ओंठों से घिरा हुआ रिक्त स्थान मुख गुहा या मुख गुहिका कहलाता है। मुख गुहा के अंदर जीभ और दांत पाए जाते हैं। जीभ का काम क्या होता है बेटा, भोजन को उलटना पलटना। जीभ में से कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ठीक है, जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। आपने टाइलिन का नाम, टाइलिन और डाइस्टेज एक एंजाइम होता है। जीभ में क्या होता है, यहाँ जीभ जो करती है क्या, भोजन को चिपचिपा बनाती है। और यहाँ लार में क्या पाया जाता है बेटा, लार हमारी निकलती है ना, जो लार में बेटा एक पाया जाता है आपका डाइस्टेज और एक क्या पाया जाता है आपका टाइलिन। ये क्या करते हैं बेटा, भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करते हैं, जब हम भोजन खाते हैं तो जब चबाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें लार मिलाते हैं। वो जो लार में एक प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, जो एंजाइम पाए जाते हैं टाइलिन और जो आपका डाइस्टेज पाया जाता है, ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। कौन करते हैं, जो लार में एंजाइम पाए जाते हैं। लार में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है बेटा, जिसका नाम लाइपेज है। क्या है, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है आपका जो है, भोजन को उपस्थित जो है हानिकारक जो है जीवाणुओं को नष्ट करता है ना, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। लाइसोजाइम होता है, ठीक बेटा, वो लाइसोजाइम होता है, वो भी क्या करता है आपका जो है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। उसकी बात करते हैं दांत भोजन को काटने में सहायता प्रदान करते हैं। दांत जो है भोजन को काटने में सहायता प्रदान करते हैं। जीभ मतलब मुख गुहा की फर्श पर जीभ होती है। ये जीभ भोजन में स्वाद बताने के साथ उसको उलट पलट कर मिलाकर चिकना बना देती है। तो जीभ का जो काम होता है बेटा, वो काम क्या होता है, भोजन को उलटना पलटना, ठीक है, उसको चिकना बनाना ताकि निगलते समय गर्दन में ना फंसे, है ना। आप कभी कभी देखते हो जब मुंह में भोजन को कूच देते हैं काफ़ी से, तो अगर गलती से कंकड़ उकड़ मिल जाए तो हम उसको थूक देते हैं। जब थूकते हैं तो क्या बेटा देखते हैं कि वो चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि वो किसकी वजह से हो जाता है, लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो भोजन को चिपचिपा बना देते हैं। दांत का काम क्या है, दांत का काम है भोजन को काटने में सहायता प्रदान करना। दांत का काम क्या है, भोजन को काटने में सहायता प्रदान करना। और लार का काम क्या है, लार का काम होता है भोजन को चिपचिपा बनाना तथा भोजन को उलटना पलटना और भोजन का टेस्ट बताना। तीखा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, ये सारा टेस्ट हमें जुबान के द्वारा ही पता चलता है, यानी जीभ के द्वारा पता चलता है ना। जीभ कहाँ पाई जाती है, तो जो मुख गुहा होती है उसकी फर्श पर जीभ पाई जाती है, उसकी फर्श पर जीभ पाई जाती है। अब बात करते हैं ग्रसनी, ठीक है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ये मुख है हमारा, ठीक, ये मुख गुहा हो गया। इसका जो पिछला भाग है, इसका जो पिछला भाग है, जस्ट अंदर का जो पिछला भाग है वो क्या कहलाएगा, ग्रसनी कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, भोजन नली अथवा ग्रास नली। ग्रास का मतलब क्या होता है, आहार होता है, ठीक है। भोजन नली का मतलब भोजन नली या ग्रास नली, दोनों का नाम एक ही है, ठीक है। भोजन वाली नली, ठीक है, यह 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो श्वास नली के नीचे स्थित होती है। जो श्वास नली के क्या होता है, नीचे स्थित होती है। देखो ये बेटा आपकी श्वास नली, इसके नीचे आपको एक नली दिख रही कि नहीं दिख रही, दिख रही ना बेटा। इसी नली का नाम क्या है आपका, फूड पाइप है। क्या फूड पाइप है, इसे भोजन नली या ग्रसिका कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं, ठीक। ये देखो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ये आपका मुख गुहा हो गया, इसका जो पिछला भाग है क्या कहलाएगा, ग्रसनी कहलाएगा। जो आपकी ग्रसनी का पिछला भाग होता है और फूड पाइप का क्या होता है, भोजन नली का अगला भाग होता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं बेटा, ये देखो ये जो पाइप है, ये जो भोजन नली है कहाँ पर खुलती है, अमाशय में खुलती है। कहाँ पर खुलती है, अमाशय में खुलती है। 25 से ये जो बेटा होती है, कितनी होती है आपकी, 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक की लगा के 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ये आपका मुख गुहा हो गया है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी से ठीक जुड़ा होता है क्या, ग्रास नली, जिसे भोजन नली कहते हैं। 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कहाँ पर खुलती है, अमाशय में खुलती है। बात हो गई ना। अब बात करते हैं आपके जो है भोजन नली डायाफ्राम को भेद कर अमाशय में खुलती है। तो ये बेटा आपका डायाफ्राम है, इसको भेद करके कहाँ खुल रही है, अमाशय में खुल रही है। मैंने समझा दिया पहले ही। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट अमाशय का ना, स्टोमच की। यह जे आकार की एक थैली होती है। कैसी होती है बेटा, जे आकार की एक थैली होती है, ठीक है। अमाशय जो आपको देखो कैसा दिख रहा है, जे आकार का दिख रहा है ना, यह जे आकार की एक थैली होती है, ठीक है। थैली होती है, इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। तो अभी आपका अमाशय तक हमने पढ़ लिया है। अब एक बार इसका जब हम स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसके बाद अमाशय के आगे पढ़ेंगे कि होता क्या है ना, अमाशय के आगे क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाते हैं। स्क्रीनशॉट उसका हो गया था। अब बात करते हैं अमाशय की कहानी। यहाँ से शुरू हुई थी तो कुछ बाकी थी, उस कहानी पर बात करते हैं। या उदर गुहा के बाईं ओर हृदय के पास स्थित होता है। उदर का मतलब क्या होता है बेटा, पेट। गुहा का मतलब खाली स्थान। पेट के खाली स्थान में कहाँ पर, बाईं ओर। ये रहा बेटा आपका जो है बाईं ओर, और ये रहा आपका हृदय। हृदय कहाँ पर होता है, अगर मैं थोड़ा सा बात कहूँ तो मैं अपने नाम का पहला अक्षर बना देता हूँ यहाँ पर, ये रहा
हृदय है ना, ये हार्ट है, इसके इसी तरफ स्थित है क्या आपका अमाशय स्थित है ना, अमाशय यहीं पर तो स्थित है। कहते हैं या उदर गुहा में बाईं ओर हृदय के पास स्थित होता है। भोजन नली का अंतिम सिरा, बेटा ये रहा भोजन नली, ये भोजन नली का पहला सिरा है, ये रहा भोजन नली का अंतिम सिरा। भोजन नली का अंतिम सिरा कहाँ पर जुड़ा है, तो आपका जवाब आएगा कि भोजन नली का अंतिम सिरा अमाशय से जुड़ा है, यानी अमाशय का पहला सिरा और भोजन नली का अंतिम सिरा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं ग्रहणी की। ठीक है, तो ग्रहणी ये वाली जो पोजीशन होती है ये ग्रहणी कहलाती है, जो पोजीशन है ये ग्रहणी कहलाती है। आपको दिखने में सी के आकार की है, फिलहाल इसको थोड़ा सा और घुमाना चाहिए था। ये सी के आकार की संरचना होती है और ये होती कितनी बेटा, ये जो संरचना है ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती, 25 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। होती क्या, यकृत से पित्त नली, यानी ये रहा बेटा आपका यकृत और यकृत से पित्त नली और अग्नाशय नली के नीचे स्थित, अग्नाशय से अग्नाशय नली के नीचे स्थित आकर एक भाग में मिलती है। ठीक, तो ये जो है आपका कह सकते हैं अग्नाशय और जो आपका है पित्ताशय, दोनों के नीचे की जो नली होती है उसके पास में स्थित होती है। अब बात करते हैं छोटी आंत की। क्या बात करते हैं, छोटी आंत की। तो जो आपकी आहार नली है इसका सबसे बड़ा भाग जो है वो क्या है, छोटी आंत है, क्योंकि आहार नली आपकी 8 से 10 मीटर लंबी होती है। उस कंडीशन में 6 से 7 मीटर जो है लंबी क्या होती है, आपकी छोटी आंत होती है। 6 से 7 मीटर लंबी एक छोटी आंत होती है। उदर गुहा में कुंडलित अवस्था में पड़ी होती है। कहाँ पर, उदर गुहा में। उदर का मतलब होता है पेट, गुहा का मतलब खाली स्थान, पेट के खाली स्थान पे कुंडलित वे में पड़ी होती है, मतलब ये गुली हुई और थोड़ा सा उलझी हुई पड़ी होती है। ठीक है, कुंडलित नलिका होती है। ठीक, अगर बात करें कि जो है इसमें आंतरी, तो बेटा जो ये छोटी आंत है इसके इस वाले साइड में आंत के अंदर हिस्सों में क्या पाई जाती है बेटा, आंतरिक ग्रंथियाँ पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, आंतरिक ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिन ग्रंथियों से क्या निकलते हैं बेटा, पाचक रस निकलते हैं। तो जब छोटी आंत में भोजन आता है तो ये क्या करती है, भोजन को बेटा पचाना शुरू करती है और इसकी आंतों की, इसी आंतीय दीवारों में क्या पाई जाती है बेटा, ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिससे क्या निकलता है, पाचक रस निकलता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। अब बात करते हैं बेटा बड़ी आंत। बड़ी आंत सिर्फ कहने को बड़ी आंत है कि ये सिर्फ 6 से 7 फीट होती है। कितनी होती है, 6 से 7 फीट होती है बड़ी आंत। ठीक, बड़ी आंत का काम क्या होता है, जो छोटी आंत में भोजन पच जाता है वो इस बड़ी आंत में आता है और बड़ी आंत में इसका काम होता है जो बचा हुआ भोजन होता है उसको और ज़्यादा क्या करना, पचाना। ठीक है, अब बात करते हैं मलाशय की। ठीक है, तो बड़ी आंत का अंतिम भाग, जो बड़ी आंत का अंतिम भाग है ये वाला होता है बेटा। बड़ी आंत का जो अंतिम भाग है इसे क्या कहते हैं बेटा, मलाशय कहते हैं। ठीक, ये 7 से 8 इंच लंबा होता है। यह अपच भोजन या अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर त्यागने, जो भोजन बेटा पच चुका है उसमें कुछ नहीं बचा है, कह सकते हैं कोई चीज़ इसके अंदर नहीं बची है, पूर्णतः ये पच चुका है, तो अपच भोजन को शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में त्यागने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। अब बात करते हैं कि हम सबसे पहले एक बार इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। बस हमारा आहार नाल कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हिस्सा था पाचक ग्रंथियाँ, वो पाचक ग्रंथियाँ हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बात करते हैं मुख गुहा क्या होता है, तो मुख का खाली स्थान मुख गुहा कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। तो ये आपका मुख गुहा हो गया। मुख गुहा में दांत और जीभ पाई जाती है। दांतों का काम भोजन को काटना होता है और जीभ का काम होता है भोजन को पलटना और उसमें लार बनाना, ताकि निकलते समय भोजन जो है गर्दन में फंसे नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं मुख गुहा का अंतिम भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी किससे जुड़ी होती है, ग्रास नली से जुड़ी होती है, भोजन नली से जुड़ी होती है और भोजन नली का अंतिम सिरा ये डायाफ्राम है बेटा। ये डायाफ्राम को भेद कर कहाँ पर, अमाशय में खुलती है। यहाँ पर डायाफ्राम होता है। ठीक है, ताकि ये खिसक कर नीचे ना आए, वो ऊपर न जाए। ठीक है, कि आते वाते से ऊपर आ जाएं, इसलिए ऐसा नहीं होता है। ये हृदय खिसक कर नीचे ना आए, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर डायाफ्राम एक कवच के रूप में काम करता है। ठीक, डायाफ्राम को भेद कर, यानी यहाँ पर भेद करके आती है क्या, अमाशय में खुलती है। तो भोजन नली का अंतिम सिरे और अमाशय का पहला सिरा आपस में जुड़ा होता है। ठीक है, अब अमाशय की बात करेंगे। उसके बाद आपका जो निचला हिस्सा आता है छोटी आंत आती है। ठीक, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, फिर आपका बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से होते हुए मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है। हम पर बात करेंगे पित्ताशय प्रकल बात करेंगे, यकृत प्रकल बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब पाचक ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, ये 3-4 टॉपिक जो है हम कल बात करेंगे। उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, उनके नाम पढ़ेंगे और इनके कार्य भी पढ़ेंगे। तो हमारा पाचक तंत्र का जो था, पाचन तंत्र का जो पहला हिस्सा था हमने कंप्लीट कर लिया। आहार नाल वाला पाचन तो हो गया। पाचन में जो एंजाइम सहायता प्रदान करते हैं उनकी क्लास हम कल के लेक्चर में पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। नोट्स बना लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। अगर आज पाचन तंत्र से कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। कल हम क्लास लेने से पहले उसको सॉल्यूशन आपको जरूर दे देंगे। ठीक है, बाकी जो है नोट्स बना लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।